हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीकेएम क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर जो है 8 को देखने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोग जो है सेट नंबर 7 तक क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग जो है सेट नंबर 8 में 351 नंबर से लेकर जो है 400 तक के जो है आरआरबी एएलपी 2018 में जो पूछे गए साइंस के क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चन में से जो है हम लोग 351 नंबर के क्वेश्चन से लेकर 400 नंबर के क्वेश्चन तक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहाँ पे बाईं से दाईं ओर जाने पर जो है परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी दिया गया है कि बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे तो परमाणु संख्या में वृद्धि होगी। तो यदि हम बात करें हीलियम और हाइड्रोजन का, तो हीलियम जो है हाइड्रोजन के बाद आता है, तो यहाँ पे ये जो है तरीका गलत दिया गया, मतलब पहले हाइड्रोजन आता है उसके बाद हीलियम आता है, तो ये सही हो जाता, लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो बेरियम के बाद बोरॉन आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये सही है। कैल्शियम के बाद क्लोरीन नहीं आता है, क्लोरीन के बाद जो है कैल्शियम आता है। नियोन के जो है बाद आता है कौन, सोडियम आता है, लेकिन यहाँ पे सोडियम आगे दिया गया, तो इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, मैंने जो है ऑर्डर में दिया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेवार होता है या जिम्मेदार होता है, तो इसलिए इसमें जो है इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी यानी कि लाल रक्त जो कोशिकाएं होती है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को परिवहन में जिम्मेदार होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन। उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है, तो भ्रूण कहाँ पे विकसित होता है, तो गर्भाशय, जिसको हम लोग यूट्रस के नाम से जानते हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। निम्नलिखित जानवरों में से जो है कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है नहीं है, इसमें से कौन सा, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक इसमें से कौन सा नहीं है, जेलीफिश। कौन नहीं है, जेलीफिश इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रिप्लोब्लास्टिक यहाँ पे जो है क्या होता है, ठीक है, और डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है। तो एक जानवर जो कि डिप्लोब्लास्टिक कब होगा, जब उसमें क्या होगा, जब कोशिकाओं का जो है दो भ्रूण परतों यानी कि बाहरी परत जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म बोलते हैं, और आंतरिक परत यानी कि एंडोडर्म बोलते हैं, ये इसमें इस रूप में जो व्यवस्थित रहेगा तब उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक। और ऐसे जानवर जिनके जो है विकसित या विकासशील जो है भ्रूण एक पर जो है तीसरी परत जो है या तीसरी जो है जनन परत जो है यानी मेसोडर्म होती है, तो उसको जो हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। उस तरह के जो है जानवर को हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक जानवर कहा जाता है। ठीक है, जिसमें इस जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन आते हैं, तो एनालिडा संघ आते हैं, ऑर्थोपोडा आते हैं, मोलस्का आते हैं, है ना, प्लेटीहेल्मिन्थेस आता है, कॉर्डेटा आता है, ये सभी जीव जो है किसमें आता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है जानवर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील जो है स्थिति को जो है बदलती है, बदलने का प्रयास करती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बल जो होता है यानी फोर्स जो होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो क्या करता है, भौतिक इकाई है, मतलब जो है बल एक भौतिक इकाई है जो किसी वस्तु को स्थिर या एक समान जो है गति स्थिति या गतिशील जो स्थिति को बनाए रखती है या उसको बदलने का प्रयास करती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। आधुनिक आवर्त सारणी में जो है किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो कि निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं, तो कौन सा जो है समूह में जो है निष्क्रिय गैस पाए जाते हैं, तो इसमें जो है समूह नंबर 18 यानी ग्रुप 18 में जो है पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें यहाँ पे ग्रुप 17 में क्या होता है, हेलोजन ग्रुप, क्या होता है, हेलोजन जो है ग्रुप इसको बोलते हैं, तो हेलोजन तत्व इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और यदि बात करें यहाँ पे निष्क्रिय गैस, तो यहाँ पे 18 नंबर पे। ठीक है, तो ये था 356 नंबर का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। बिजली के प्रतीक जो है आर का प्रयोग किसके लिए जो है किया जाता है, तो आर का प्रयोग जो है प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि 5 केजी भार की एक वस्तु को जो है 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है और उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल के या बल का जो है मान यहाँ पे ज्ञात करना है। कितना मीटर उठाया जाता है, 4 मीटर का ऊपर उठाया जाता है, तो इसमें जो ज्ञात करना है कि उसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा। ठीक है, तो ऊपर की ओर उठाया जा रहा है, मतलब mgh में होगा, किस में होगा, mgh, यानी वर्क बराबर क्या हो जाएगा, mgh होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, m के जगह पे m का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 5 kg है, और g का वैल्यू जो है यहाँ पे कितना दिया गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया, लेकिन ऊपर की ओर उठा रहे हैं तो g का वैल्यू क्या होगा, माइनस में होगा, किस में होगा, माइनस में, तो -10 होगा, और इंटू जो है हो जाएगा कितना, यहाँ पे h का वैल्यू कितना है, 4 मीटर, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 5 4 में 20 और 20 गुना 10 करेंगे तो 200, और साइन किस में होगा, माइनस में, तो इतना जो है वर्क किस में होता है, जूल में, तो यहाँ पे -200 जूल का यहाँ पे कार्य होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -200 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्रोत प्रतिरोध जो है आर, प्रतिरोधक में एक जो है करेंट आई को जो है बनाए रखता है। यदि यदि प्रतिरोधक में विभवांतर भी है तो समय टी में व्यय की गई जो है, या टी समय में जो है व्यय की गई विद्युत ऊर्जा यहाँ पे किसके द्वारा दर्शाई जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे विद्युत ऊर्जा यानी कि यहाँ पे जो खर्च हुआ यानी कि हीट जो एनर्जी हो गया वो कितना होगा, किसके बराबर होगा, आई स्क्वायर आर टी के बराबर होगा। तो यहाँ पे आई को हम लोग, आई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आई इंटू आई के फॉर्म में, और इंटू आर इंटू यहाँ पे टी कर सकते हैं। सभी यहाँ पे जितने भी टर्म दिए गए हैं वो भी आई और टी में दिए गए हैं। यहाँ पे आर को हमको हटाना है, आई तो हमको यहाँ पे दिया गया है, टी भी दिया गया, लेकिन आर को हमको यहाँ पे हटाना। तो आर कैसे हटेगा, तो हम लोग जानते हैं V इक्वल टू आई आर, ये जो ओम का रूल बताता है कि V जो है यानी कि विभवांतर जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट और जो है रेजिस्टेंस के मल्टीपल के बराबर होता है। तो यहाँ पे V बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई आर, या आई आर के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। बाकी को हम लोग चेंज कर दिए यहाँ पे, तो आई की जगह पर आई लिखे और आई आर की जगह पर हम लोग क्या कर दिए, V कर दिए, और यहाँ पे T यानी कि VIT, इसको जो हम लोग अरेंज करके लिखेंगे तो VIT हो गया। तो H बराबर हम लोग VIT भी बोल सकते हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। VIT के टर्म में भी हम लोग इसको दर्शा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है। यदि ध्वनि की गति कितना है, 342 मीटर पर सेकंड है, तो स्रोत से जो है परावर्तन सतह की दूरी जो है यहाँ पे कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे समय का जो है कितना, 1 सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड में जो है कितना जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 342 मीटर का, कितना का, यहाँ पे बोला गया स्पीड कितना ध्वनि का, 342 मीटर पर सेकंड का, यानी कि 1 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, 342 डिस्टेंस तय करेगा। अब यहाँ पे 3 सेकंड में वापस आ जाती है, मतलब यहाँ से गया और फिर रिटर्न उसी जगह पे आ जाना, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं, यानी दो बार यहाँ पे ट्रेवल करेगा, तो यहाँ 3 सेकंड में 2 बार ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पे कितना बार में हमको ट्रेवल कराना है, 1.5 सेकंड में, क्योंकि उसका आधा हमको दूरी ज्ञात करने के लिए आधा निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3/2 सेकंड में कितना होगा, ठीक है, 3/2 सेकंड में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, तो 3/2 इंटू 342, 2 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 171 बार में, और 171 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा, 513 जो है मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 513 मीटर का डिस्टेंस जो है परावर्तन सतह की जो है दूरी कितना है, स्रोत से जो है परावर्तन सतह के बीच की दूरी 513 मीटर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यदि V/I का मान जो है एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है इसको, तो हम लोग जानते हैं V बराबर IR होता है, V इक्वल टू IR होता है। अब यहाँ पे V/I हमको दिखाना है, तो V/I जब करेंगे तो ये I जो यहाँ पे से कट जाएगा, तो यहाँ पे V/I बराबर क्या दिखेगा, R दिखेगा, ठीक है। V/I बराबर क्या दिखेगा, R, यानी किसके बराबर होगा, प्रतिरोध के। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी V/I का मान जो है किसके बराबर होगा, यानी कि रेजिस्टेंस के बराबर होगा, प्रतिरोध के बराबर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफेद राख उत्पन्न होती है जिसे डैश बनाने के लिए जो पानी में घोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैग्नीशियम को जो है जलाते हैं यानी Mg+O2 करते हैं तो क्या बनेगा, 2MgO बनेगा, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब यही मैग्नीशियम ऑक्साइड को जो है MgOH2 को, सॉरी MgO 2MgO या MgO को जो है क्या करेंगे, यहाँ पे MgO को जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड को जो हम लोग जल के साथ मिलाते हैं तो क्या बनेगा, MgOH2 है ना, MgOH का होल ट्वाइस जो है बनेगा, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए जो है क्या करते हैं, उसमें पानी में घोला जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है क्षार का नहीं है, तो क्षार का इसमें से कौन सा गुण नहीं है, वो ये अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें जो है न्यूट्रल कर देते हैं। तो ये इसका कहना जो है सही है, तो ये जो है करता है, ठीक है, ये अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि नमक और जो है यानी कि लवण और जो है जल बनाता है, ठीक है। उनका स्वाद जो है कड़वा होता है, तो ये भी सही है, यानी कि जो क्षार होते हैं वो उसका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है, ठीक है। वो ये लाल लिटमस को जो है नीला में परिवर्तित कर देता है, तो ये भी कहना सही है कि जो भी जो है यहाँ पे क्षार होंगे वो लाल को नीला कर देते हैं, ठीक है। और वे जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये कहना ऐसा गलत हो जाएगा। ये कौन सा जो है अम्ल करता है, ठीक है, ये कौन सा किसका गुण है, अम्ल का गुण है कि जो नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल में परिवर्तित कर देता है। तो इसमें इसका गलत चुनना था, कौन सा गलत लिखा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है इसका। इसमें जो है अम्ल का ये प्रॉपर्टी है, न कि क्षार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में जो है सबसे उपयुक्त जो विकल्प होगा उसको भरना है।
एक तत्व डैश अवस्था में जो है आने पर स्थिरता प्राप्त कर लेता है, तो ये जो है इसके बाहरी कक्षा में जो है या तो दो इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, यानी कि एक डुप्लेट प्राप्त होना चाहिए, या ऑक्टेट होना चाहिए, तब जाके इसका जो है क्या होगा, ये जो है स्थिर अवस्था में आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हीलियम का देखते हैं, तो हीलियम का जो है परमाणु संख्या 2 होता है, फिर भी ये क्या होता है, यानी 2 होने के कारण जो है बाहरी कक्षा में 2 होने के कारण ये क्या है, डुप्लेट फॉर्म में है, और डुप्लेट फॉर्म में होने के कारण ये क्या है, स्थिर अवस्था में। हीलियम किसमें है, स्थिर अवस्था में। उसी टाइप से यहाँ पे जो भी गैसेस पाए जाते हैं, जो भी यहाँ पे निष्क्रिय गैस है, वो सभी जो है उसके ऑक्टेट पूरे हो जाते हैं, या ऑक्टेट पूरा होने के बाद जो है क्या होता है, वो स्थिर बन जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्टेट जो है या डुप्लेट जो है होने से जो है क्या होता है, डुप्लेट अवस्था में आने पे या जो है ऑक्टेट अवस्था में आने पर जो स्थिरता प्राप्त कर लेता है कोई भी तत्व। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय जो है कौन सी अभिक्रिया घटित होती है। यानी कि यहाँ पे देखना है कि जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन में जो है कार्बन को जलाने पर, ठीक है, ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर, तो कार्बन को जला रहे हैं ऑक्सीजन के साथ में, तो CO2 बनेगा। क्या बनेगा, CO2 बनेगा। तो ये जो है किस तरह का जो है यहाँ पे अभिक्रिया हो रहा है, तो यहाँ पे दहन अभिक्रिया हो रहा है, कंबशन रिएक्शन हो रहा है, यानी कार्बन जो यहाँ पे जल रहा है ऑक्सीजन के संपर्क में आके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको दहन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है जंतुओं का सबसे बड़ा जो है यहाँ पे समूह है, तो कौन सा सबसे बड़ा समूह है, तो आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक स्थिर वस्तु या एक वस्तु जो है स्थिर स्थिति से जो है आरंभ होकर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के निरंतर त्वरण से जो है संतरित होती है, तो 8 सेकंड बाद जो है इसकी गति कितनी होगी। 8 सेकंड के बाद बताना है कि इसका गति कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं त्वरण हमको ज्ञात करना है, या त्वरण बराबर हम जानते हैं ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है। क्या होता है, ए बराबर यानी त्वरण बराबर v माइनस यू बाई टी होता है। अब ए तो हमको यहाँ पे दिया गया कितना का है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, और v यहाँ पे स्थिति जो स्थिर अवस्था से इसको आरंभ किया जाता है, यानी u यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, v कितना होगा नहीं पता है, हमको v ही ज्ञात करना है। तो v माइनस जो है u के जगह पे 0 ले लेंगे, और यहाँ पे t के जगह पे कितना लेंगे, 8 लेंगे। अब v बराबर जब करेंगे तो यहाँ पे बाई क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से v माइनस 0 का मतलब v ही होगा, और यहाँ पे 4 गुना 8 मतलब कितना होगा, 32। तो 32 मीटर पर सेकंड जो है v का वैल्यू होगा, यानी अंतिम वेग यहाँ पे इसका कितना होगा, 32 मीटर पर सेकंड का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे किसने जो है यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण जो है पहले के समान है, तो ये किसके द्वारा खोजा गया था, न्यूलैंड के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे फसल के पौधों के वे समूह जो वनस्पतिक पद्धति से उपजते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गन्ना, आलू और केला जो है ये क्या होता है, वनस्पतिक जो पद्धति से उपजते हैं, यानी कि शुगरकेन, पोटैटो और बनाना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है या जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है, तो इसमें जानवरों में जो है कौन सा हार्मोन नहीं पाया जाता है, तो ये जो है ऑक्सीजन जो है ये क्या होता है, ऑक्सीजन पेड़ पौधों में जो है पाया जाता है, और ये सभी जो है क्या होता है जानवरों में पाए जाते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या था, कौन सा नहीं पाया जाएगा, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे हार्मोन जो है जानवरों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे यदि तत्व ए और बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, यहाँ पे दिया गया ए का और यहाँ पे दिया गया बी का। ठीक है, तो इन तत्वों के जो है संयोजन द्वारा निर्मित यौगिक का जो है सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पे सूत्र क्या होगा इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ए लिखते हैं और यहाँ पे बी लिखते हैं। ठीक है, इसमें जो है जो इसके संयोजकता देखा जाता है, संयोजकता से हम पता कर पाएंगे। तो संयोजकता यहाँ पे कितना है, 1 है इसका, तो इसका संयोजकता कितना है, 1 का है। ए का जो है संयोजकता कितना है, 1 है, क्योंकि इसका बाहरी कक्षा में 1 है, और ये 1 क्या करेगा, वो 1 को जो है लॉस करेगा, ना कि वो गेन करेगा 7 को। ठीक है, 7 जो है गेन करना इसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको ऑक्टेट पूरा करना है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 1 दे देना पड़ेगा। तो 1 दे देगा, मतलब इसका जो है संयोजकता कितना हो गया, 1 हो गया। अब उसी टाइप से देखेंगे यहाँ पे, तो 1 2 3 और 3 वाला यहाँ पे तो 3p4 है, और यहाँ पे 3s2 है, मतलब बाहरी कक्षा में कितना हो गया, यहाँ पे 4 और 2 है 6 का, कितना का है 6 का, मतलब इसके पास कितना और चाहिए, तो ऑक्टेट पूरा होगा, तो ये 2 और चाहिए तब जाके ऑक्टेट पूरा होगा। ये 6 जो है ये तो किसी को लॉस नहीं कर पाएगा, लूज नहीं कर पाएगा, ये 2 किसी से चाहेगा, तो किसी से चाहेगा कि 2 जो है ये 2 गेन कर लेगा किधरों से, तो यानी कि इसका 2 जो है चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इसके लिए जो है कितना संयोजकता बन जाएगा 2। बी के लिए कितना बनेगा 2। अब इसको कैसे लिखा जाता है, फॉर्मूला में इसको क्रॉस करके लिखा जाता है कि ए का यहाँ पे 2 हो जाएगा और बी का कितना हो जाएगा 1, और 1 को जनरली हम लोग लिखते नहीं है, तो क्या हो जाएगा A2B, क्या हो जाएगा A2B। तो A2B यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, तो A2B जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे
लगातार या एकाधिक जो है डैश के कारण जो है प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार जो है सुना जा सकता है, तो ये जो है रिफ्लेक्शन के चलते जो ऐसा होता है, यानी परावर्तन के चलते ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी लगातार या जो है एकाधिक जो है परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? तो केल्विन जो है पैमाने पर मानक यानी रूम टेम्परेचर कितना होता है? तो रूम टेम्परेचर होता है 298 केल्विन होता है। अब इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं? रूम टेम्परेचर ऐसे कितना होता है? 25 डिग्री होता है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इसको जो हम लोग क्या करना है, डिग्री सेंटीग्रेड को यदि केल्विन में चेंज करना है तो 273 क्या करना है ऐड कर देना है। तो 273 इसमें यदि ऐड कर देते हैं तो कितना होगा? 298 केल्विन। यानी कि जो भी यहाँ पे सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में रहता है उसमें 273 जोड़ने से वो केल्विन में बदल जाता है, और यदि कोई भी केल्विन में दिया हुआ है तो उसमें से 273 घटा लेने से जो है क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में उसका तापमान परिवर्तित हो जाता है। आपको याद रखना है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25, ये भी आपको याद रखना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज द वायुमंडल कम हो रहा था, यानी कि जो प्रिमिटिव यानी प्राचीन जो वातावरण था वो क्या हो रहा था? कम हो रहा था। क्यों हो रहा था ऐसा? क्योंकि उसमें जो है क्या थे, हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय था उस समय और अधिक संख्या में थे, इसीलिए जो है ऐसा हो रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो आदिम यानी कि आदिम वातावरण नष्ट हो रहा था क्योंकि जो है हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय था उस समय और संख्या में जो है बहुत अधिक थे। तो पृथ्वी के शुरुआती दिनों में ज्वालामुखी जो है विस्फोट और जो है अन्य जो है प्राकृतिक स्रोतों के कारण उत्पन्न हाइड्रोजन ने विघटन प्रक्रियाओं जो है या प्रतिक्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन और जो है अन्य ऑक्सीकरण गैसों को विस्थापित कर गया था, इसीलिए जो है यहाँ पे क्या हो रहा था, वातावरण नष्ट हो रहा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वनस्पतिक तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में जो उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकल जो है यहाँ पे निकल को यूज किया जाता है हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक वस्तु पर जो है बल लगाने के बावजूद भी जो है क्या गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। यदि उसका विस्थापन ही शून्य हो जाएगा तो उसका कार्य भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं W बराबर यानी कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन होता है। तो विस्थापन शून्य मतलब यहाँ पे इसके साथ में गुणनफल के रूप में है, तो विस्थापन ही शून्य हो जाएगा तो फोर्स कितना भी रहे लेकिन उसमें क्या होगा? कोई भी कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शून्य होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी वो कार्य शून्य करेगा क्योंकि उसका विस्थापन क्या है? शून्य है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, देखेंगे हम लोग कि मान ले कि एक ग्रह जो है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या जो है दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और जो है त्रिज्या से जो है दुगुना है। क्या है? पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से दुगुना है। ठीक है, तो उस ग्रह की जो है सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो है पृथ्वी पर से n गुना है। कितना गुना है? n गुना है। तो n का यहाँ पे मान ज्ञात करना है। ठीक है, n का यहाँ पे मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि ग्रह का जो बोल रहा है कि एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान क्या है और त्रिज्या, द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों जो है क्या है? पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से दुगुना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, G बराबर, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान यहाँ पे क्या होता है? G बराबर होता है कैपिटल G इंटू M बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है? तो यहाँ पे G का वैल्यू जो है ये था, इसका कितना? पृथ्वी का था ये, उसका दोगुना दिख रहा है यहाँ पे G का वैल्यू। तो यहाँ पे G यहाँ पे कैपिटल G होगा, यानी गुरुत्वाकर्षण जो है यहाँ पे स्थिरांक है, वो सार्वत्रिक स्थिरांक है वो। और उसके बाद जो है M का वैल्यू कितना है? द्रव्यमान भी दोगुना कर दिया गया यानी 2M हो गया, और यहाँ पे त्रिज्या भी यहाँ पे दोगुना कर दिया है यानी 2R का, यानी 4R स्क्वायर सीधे लिख सकते हैं, 2R का स्क्वायर मतलब 4R स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 बार में, यानी कि यहाँ पे क्या दिखने को मिलेगा? ग्रह का जो है कितना दिखने को मिलेगा? GM बाई 2R स्क्वायर दिखेगा। यानी कि इसको हम अलग से लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है? हाफ इंटू जो है GM बाई आर स्क्वायर दिखेगा। ठीक है, दोनों तरफ तो ये सेम ही है, तो कितना गुना ये इसमें जो है कितना चेंजेज होगा? n गुना चेंजेज हुआ है। तो n का मान यहाँ पे कितना? हाफ है। कितना है? हाफ है, तो हाफ गुना इसमें चेंजेज हुआ है, यानी कि इसमें कितना होगा? हाफ होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे कितना चेंजेज होगा? हाफ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक रासायनिक जो है परिवर्तन है? तो इसमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो लोहे का चुंबकीयकरण जो है ये एक जो है भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि दोबारा जो इसको चुंबकीयकरण जो है किया जा सकता है लोहे का।
तो एक जो है प्लेटिनम जो है तार का गर्म होना, ये भी जो है एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है या परिवर्तन नहीं है। CO2 से जो है सूखी बर बनाना है, ये भी जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। मक्खन का खट्टा होना, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मक्खन का जो खट्टापन होता है वो केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक परिवर्तन के बावजूद या उसके कारण ही होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे तार की लंबाई दुगुनी करने पर जो है एमीटर का जो है रीडिंग किस प्रकार जो प्रभावित होता है। तो यहाँ पे तार की लंबाई को दुगुना करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो क्या होगा, तार का प्रतिरोध भी क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। क्यों होगा तो दोगुना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए। रो क्या होता है, एल बाई ए। ये जो प्रतिरोधकता जो है मतलब कांस्टेंट है। एल यहाँ पे क्या है, एल यहाँ पे लंबाई है, और क्या है यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये तार का। यहाँ पे लंबाई दोगुना मतलब यहाँ पे आर यानी कि प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पे आर पर जो परिवर्तन होने पे उसके जो है आई यानी कि जो है विद्युत जो है यहाँ पे क्या करंट पर या हाँ विद्युत करंट पर जो है इसका क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो आई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि आर जो है भी इक्वल टू हम लोग जानते हैं, भी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। अब आर बराबर करेंगे तो बी बाई आई हो जाएगा, यानी कि आर के साथ में इसका क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर यहाँ पे आर बढ़ेगा तो वाई घटेगा, इस टाइप से यहाँ पे चलता है। तो यहाँ पे आर बढ़ रहा है मतलब वाई का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो कितना घटेगा, इसको दोगुना कर रहे हैं तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2 घटेगा। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पे घट जाएगा, यानी कि यदि लंबाई दोगुना हो रहा है तो यहाँ पे एमीटर पर क्या शो करेगा कि आधा हो जाएगा, करंट कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि यह आधा रह जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं तो क्या हो जाएगा, अंडकोश की थैली। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा घोल जो बिजली का चालक नहीं है, इसमें से कौन सा बिजली का चालक नहीं है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का घोल ये भी जो है चालक है। इसका क्यों, क्योंकि एक अम्लीय प्रकृति का है, तो इसलिए ये क्या है, चालक यहाँ पे होगा। ग्लूकोज घोल ये नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज घोल में जो है कोई आयन नहीं होते हैं, इसलिए जो है यहाँ पे क्या होगा, ये बिजली का जो है चालक नहीं होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल ये भी होगा, एसिटिक एसिड ये भी होगा। तो यहाँ पे कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसकी जो है कोई इकाई नहीं होती है। तो किसकी कोई इकाई नहीं होती है, सापेक्षिक घनत्व की इकाई नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो यहाँ पे घनत्व का जो है क्या होता है, रेशियो होता है, जिसके कारण ये इसका कोई जो है इकाई नहीं होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे यदि एल्युमिनियम की संयोजकता कितना है, 3 है, और जो ऑक्सीजन की 2 है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो है रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पे एल्युमिनियम हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया। एल्युमिनियम का संयोजकता कितना है, 3 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है, 2 है। तो इसमें क्या बताया, अभी क्रॉस करना है। तो Al का जो है कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और O का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो Al2O3 जो है इसका क्या बनेगा, सूत्र बनेगा, रासायनिक सूत्र। तो Al2O3 ऑप्शन नंबर ए पे है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ में से किन अस्थायी जो है उत्तकों में जो है कोशिकाएं मृत होती है। तो किसमें जो है मृत कोशिकाएं पाई जाती है। तो यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है ये जो है मृत कोशिकाएं इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह यानी सेल में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे बाहरी में कितने होते हैं, यहाँ पे 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा या 8 होगा। नॉन मेटल जो भी होते हैं या अधातु जो भी होते हैं उसमें क्या देखने को मिलेगा, या तो उसका जो बाहरी कक्षा में 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा या 8 होगा। और मेटल में यानी कि धातु में जो होगा उसके बाहरी कक्षा में कितने होंगे, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या 3 जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे बाहरी कक्षा में। ठीक है, और जो कोवलेंट बॉन्ड होता है यानी कि जिसमें 4 पाए जाते हैं बाहरी कक्षा में, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जैसे कि कार्बन हो गया, ये कार्बन जो होता है कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी कि जैसे कि 6 होता है कार्बन का, तो 2 और 4 में यानी बाहरी कक्षा में इसके 4 होंगे, तो उसमें जो किस तरह का बॉन्ड बनाएगा, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। तो पूर्ण पाचन कहाँ पे होगा, छोटी आंत पर होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग जो है किसे नापने के लिए किया जाता है। तो परमाणु के जो है त्रिज्या को या त्रिज्या का जो है प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, तो परमाणविक आकार को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एटॉमिक साइज को मेजर करने के लिए जो है परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे
शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो शक्ति का सूत्र यहाँ पे क्या होता है? कार्य बटा समय होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी P बराबर W/T होता है। P बराबर W/T होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी जल विद्युत गृह में जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो यहाँ पे किसी जल विद्युत गृह में जो होता है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने की ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? गतिज ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 250 ग्राम का जो है एक ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा कितना है? 5% है। कितना है? 5% है। तो तैयार करने के लिए, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा 5% हो, उसको जो है तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी? तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग कि जैसे 250 ग्राम है, उसमें से 5% क्या है? ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज कितना होगा? तो इसका 5% होगा। तो इसका 5% जब निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50 का टेबल से 5 बार में, 50 का टेबल से 2 बार में, यानी 5 में कितना होगा? ऊपर पर गुना होगा, 5 25 डिवाइडेड बाई 2 और 25/2 हो जाएगा। तो कितना होगा? 12.5 ग्राम ग्लूकोज होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। निम्नलिखित तत्वों में कौन सा जो है, इसमें से कौन सा तत्व जो है समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु जो है उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता यहाँ पे रखता है? तो कौन हो जाएगा? कार्बन। कार्बन के पास ये क्षमता है या उसके पास एक प्रमुख जो है विशिष्ट योग्यता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। वनस्पति जो है भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? टिश्यू कल्चर के नाम से जाना जाता है इसको। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। न्यूलैंड ने उस समय तक जो है ज्ञात डैश तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। तो इसलिए इसका यहाँ पे जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर 56 तत्व थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। यदि 10 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण जो है यहाँ पे क्या होगा? कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पे मास कितना दिया गया है? 10 केजी, यानी कि द्रव्यमान कितना है? 10 केजी है। यहाँ पे फोर्स यानी कि बल कितना दिया गया? 20 न्यूटन का है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं एफ बराबर क्या होता है? एम ए होता है। क्या होता है? एम ए होता है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? एफ बाई एम। एफ बाई एम। तो एफ यहाँ पे कितना है? 20 है, यानी कि बल कितना है? 20 है, और मास यहाँ पे कितना है? 10 है। दोनों काटेंगे तो कितना होगा? 2, और 2 क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा, यानी कि इसका एक्सीलरेशन कितना होगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण इसका हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर जो है कि फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब जो है कितनी दूरी पर बनेगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, यहाँ पे फोकस दूरी जो है उत्तल लेंस के लिए प्लस में होता है, यानी कि 1/10 होगा। 1/10 होगा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1/v, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी चाहिए हमको, तो 1/v ही होगा। v मतलब प्रतिबिंब की दूरी होता है, तो v की जगह पे v लिखेंगे। और यहाँ पे जो वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी जो है यहाँ पे कितना दिया? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो वस्तु की दूरी को जो हमेशा माइनस में लिया जाता है, तो माइनस और ये वाला सिंबल माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/20। अब 1/v बराबर जब करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये जो है 1/10 यहाँ पे लेफ्ट में ऑलरेडी है, तो 1/10 और ये माइनस में आ जाएगा 1/20। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? एलसीएम जो है दोनों का 20 आएगा। 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार में, तो 2 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा। अब इसको भी बराबर जब करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो कितना होगा? 20। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर का जो है क्या होगा? दूरी पर होगा प्रतिबिंब। ठीक है, तो यानी कि भी का यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्या कहा जाएगा? इसको स्थितिज ऊर्जा कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्थिति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होता है या परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा यहाँ पे निहित होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को क्या बोला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल वेव के नाम, मैकेनिकल एनर्जी के नाम से इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों की जो गतिज ऊर्जा समान है, यदि संभावना हो
तो कौन सी गेंद जो है तेज जो है गति कर रही है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा तेज गति से, यानी कि गतिज ऊर्जा का वैल्यू क्या होता है, हाफ mv² होता है, जिसका भी जो होगा हाफ mv²। ठीक है, हाफ हाफ तो दोनों साइड में सेम ही होगा। यहाँ पे मासेस का चेंजेज है और वेलोसिटी का चेंजेज है। तो मास यहाँ पे कितना है, पहले वाला 5 है और यहाँ पे v² हो गया, v1 का हम यहाँ पे बोल सकते हैं, इसको v2 बोल सकते हैं, और यहाँ पे m1 और इसको m1, इसको m2 बोल सकते हैं। तो बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे m इसका 10 है और यहाँ पे v2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों में हम देखेंगे तो यहाँ पे ये दोनों जब कब बराबर होगा, तो यहाँ पे ये छोटा है ये बड़ा है, दोनों को बराबर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे v का वेलोसिटी और v का यहाँ पे दोनों साइड में v जो है वो यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना चाहिए ताकि जो 5 के साथ में इस v को जो है v1 को जो गुना करने पे और 10 के साथ में v2 को गुना करने से बराबर आ जाए। तो v2 को हमको छोटा लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 10 गुना है, यहाँ पे 5 गुना है, दोनों बराबर भी ले लेंगे फिर भी यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, यानी बराबर नहीं होगा फिर, इसलिए इसका v को हमको ज्यादा लेना पड़ेगा। जैसे हम इसको मान लेते हैं 10 ले लिए, तो इसको हमको कितना लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। तो यहाँ वेलोसिटी इसका क्या है, कम है, इसका वेलोसिटी क्या है 10 है, तब जाकर दोनों बराबर में होगा, यानी इसका पहला वाला का जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होना चाहिए, यानी 5 किलोग्राम वाला जो 5 किलोग्राम वजन वाला जो यानी कि द्रव्यमान वाला जो गेंद है उसका जो चाल क्या होगा, ज्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 5 kg या 5 किलोग्राम वाली जो गेंद जो है तेज चल रही है, तब जाके क्या होगा, गतिज ऊर्जा दोनों का समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान डैश देखी जाती है। तो क्या देखी जाती है, पीली लो यानी कि येलो जो है फ्लेम देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे निम्न में से कौन सी जो है विधि जल को पंकिल जल से जो है अलग करेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पंकिल यानी कि सेपरेटेड वाटर फ्रॉम मडी वाटर, यानी कि एक वाटर को प्राप्त करना है किससे, मडी वाटर से। तो इसके लिए जो है क्या कौन सा यहाँ पे प्रोसेस काम करेगा, तो निस्यंदन, जिसको हम लोग फिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था जो हम लोग 400 क्वेश्चन 351 से स्टार्ट करके 400 तक के जो है 50 क्वेश्चन को देखे, और किस में देखे, सेट 8 में देखे। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।